नमस्कार, मैं दीपक रानी कमला सिंह तरकस जी से मैं बात करती हूँ, जो महिलाओं के लिए और किसानों के लिए चिंतित रहते हैं, उनके उसमें कार्य करते हैं। उनकी आमदनी और उपज कैसे बढ़ेगी उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत धन्यवाद दीपक रानी जी। आज आपने बहुत ही ज्वलंत विषय पर चर्चा छेड़ा है। किसान और महिला भी किसान है। हालांकि लोग समझ नहीं पाते कि महिला को समझते हैं कि वह किसान नहीं है। तो आज आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस पर हम केंद्रित रहें तो आगे चल करके हमारा इससे बहुत भला होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ किसानों की। हमारे किसान भाई लगातार काम करते हैं और खेती करते हुए उनको बहुत सारे अनुभव आते हैं। उनके पास बहुत अनुभवों की थाती है। किसी गांव में जा करके अगर हम उस गांव के विकास की, उत्थान की बात चाहें और किसानों की बिना भागीदारी किए अगर हम उस गांव का विकास करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं यह बात गलत होती है। इसीलिए यह व्यवस्था बनाई गई कि उनके साथ मिलकर, उनकी सहभागिता के साथ ही योजना होनी चाहिए उनके विकास की। लेकिन अभी भी यह योजनाएं 5 सितारा होटलों में एयर कंडीशन में बैठ करके लोग बनाते हैं, जिसके नाते धरातल पर आते आते वह योजना सफलता के बजाय विफलता की तरफ जाने लगती है। मैं आज ज़्यादा हवाई कोई बात नहीं करूंगा, बिल्कुल ज़मीनी बात कहने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं, शोध कर रहे हैं, नई नई बातें खोज रहे हैं कि कैसे आमदनी बढ़े, कैसे किसान की आमदनी दूना हो जाए। हालांकि हमारे देश में देखते देखते सरकारी कर्मचारियों की आमदनी सैकड़ों गुना बढ़ गई, लेकिन किसान की आमदनी उस हिसाब से 10 गुना 12 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है आज़ादी के बाद से। और अभी हम उसको 2 गुना करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक कम से कम एक पड़ाव है कि अगर हम दुगनी आमदनी तक पहुंचते हैं तो कम से कम किसान के घर में, किसान के मन में कुछ न कुछ खुशहाली की रोशनी पहुंचेगी। तो मैं मोटी बातें जो कहने जा रहा हूं, जो आज के वैज्ञानिकों ने हमारे लिए रिकमेंड किया है, मैं पहले वही बात कहूँगा। उस बात में है कि हमारे किसान भाई, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोग अभी भी अपने खेतों में वो छिटकवा विधि से बुआई कर देते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और बिहार जो हमारे पड़ोसी हैं, अगर हम उधर कभी ट्रेनों से गुजरते हैं तो लाइन से बिल्कुल फसलें दिखाई देती हैं और मन खुश हो जाता है। लाइन में बुआई, लाइन सोइंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसके लिए हमारे पास कई ऐसे यंत्र, मशीनें आ गई हैं कि जिनको हम ट्रैक्टर के पीछे लगा करके सीड ड्रिल और जीरो टिल के माध्यम से हम लाइन से बुआई का काम कर सकते हैं। और आजकल हर ब्लॉक में पर्याप्त किसानों के पास सीड ड्रिल और जीरो टिल उपलब्ध हैं। सरकार की योजना के अंतर्गत मशीन, फार्म मशीनरी बैंक और भी जो हमारे खेतों में फसलों को, अवशेषों को लोग जला देते हैं, उनके प्रबंधन के लिए विशेष योजनाएं आई हुई हैं। उसके तहत पर्याप्त मात्रा में हमारे क्षेत्र में अब ये चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। तो मैं पहली बात बता रहा हूं कि लाइन में बुआई करें। लाइन में बुआई करने से आपकी फसल कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसको हर अन्न को, हर बीज को चारों तरफ से विकसित होने का मौका मिलता है, इसलिए उसका उत्पादन बढ़ जाता है। ये एक बात, इसको बहुत विस्तार से भी बताया जा सकता है, लेकिन आज मैं सूत्र रूप में बातें कहूंगा और हमारे किसान लोग जानते हैं, वो अपना रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, केवल दोहरा दे रहा हूँ ताकि वो और भी मजबूती से जाने और जो प्रगतिशील किसान हैं उनके साथ अन्य किसान भाई भी इन चीज़ों का महत्व समझें। दूसरी बात है कि लोग बीज अगर सही चुन लें, सही बीज चयन कर लें, तो अपने आप आपकी जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ जाता है। तो सही बीज का चुनाव, उन्नतशील, प्रगतिशील, वैज्ञानिक बीज का चुनाव करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। और बीज चुनाव के बाद उस बीज का शोधन करना। अगर बाजार से, मार्केट से हम अच्छा बीज खरीद के ले आते हैं जो फाउंडेशन सीड है, तो उसमें अपने आप वो चीज़ किया हुआ होता है, शोधन, बीज शोधन किया हुआ होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने उत्पादन किया है या नहीं वो किया हुआ है, तो हम उसको बीज शोधन जरूर कर लें। और भूमि शोधन के लिए भी हमारे पास, भूमि शोधन क्या है, बीज शोधन क्या है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नया शब्द हो। इसलिए इस बात को वो अपने गांव में, आपके गांव में जो लोग पहले किसान मित्र रह चुके हैं उनसे सलाह लें, कुछ प्रगतिशील किसान हैं उनसे सलाह लें,
जो BSc AG में पढ़े लिखे लड़के हैं उनसे सलाह लें। हर ब्लॉक पर हमारे BSc AG एडियो एग्रीकल्चर हैं, TA हैं, BTM हैं, ATM हैं, ये सभी साथी हमारे बीच हैं। हम उनसे संपर्क संबंध रखें और उनसे थोड़ा सलाह ले लें कि हम कैसे बीज शोधन और कैसे अपने खेत का शोधन करें, भूमि का शोधन। जैविक खेती के बारे में बताइए। जैविक खेती की ही बात मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि हम लोग रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध दूसरों की देखा देखी इतना ज़्यादा प्रयोग करने लगे कि आज हमारे खेतों में उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि जो अन्न है वह जहरीला होने लगा और हमारे स्वास्थ्य को फायदा करने के बजाय नुकसान करने लगा। तो आज बात वहीं आ जाती है फिर कि जैविक खेती के लिए, जैविक खाद के लिए हमको पशुपालन करना पड़ेगा, कोई न कोई जानवर हमें पालना पड़ेगा, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ऐसी कोई भी चीज़ों का जो मल है और इसके अलावा भी जो घास पात खरपतवार हमारे उत्पादन होते हैं, तमाम फसलों के अवशेष होते हैं, इन सब से भी हम वर्मी और नाडेप 2 तरह की खादें बनती हैं जिसके बारे में जिनकी मैं अभी चर्चा किया हूँ उनसे जानकारी ले सकते हैं और जो हमारे जानकार किसान वो जानते भी हैं, तो वो लोग इस तरह से जैविक खेती में आगे बढ़ सकते हैं। और गोबर में वह गुण है कि जैसे हम थोड़े से मट्ठे से, थोड़े से जावन के जरिए दही बना लेते हैं ज़्यादा सा दूध को, उसी तरह से थोड़े से गोबर को हम ज़्यादा खरपतवार में मिला करके हरा खरपतवार, सूखा खरपतवार उससे बना लेते हैं। केचुआ कंपोस्ट भी एक अच्छा है जिसको हम अपनी सब्जी में, फूलों में, तमाम चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक बेहतरीन चीज़ है। उस पर भी हमें जानकारी इन्हीं लोगों से मिल जाएगी। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी फसलों को जो जला देते हैं और समझते हैं कि हमने जला दिया और जल के राख हो गया और खाद हो गया और हमारे लिए फायदेमंद है, तो आप जानिए कि जो ऊपरी सतह है मिट्टी की, जो कमाई हुई सतह है जिसको आपने मेहनत करके उर्वर बनाया है, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी फसलों को फायदा पहुंचाते हैं, जिनके नाते ही हमारी फसल अच्छी होती है, जलाने से वो भी मर जाते हैं और लगातार कई साल जलाएंगे तो हमारा पूरा खेत चौपट हो जाएगा, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने उस पर जुर्माना लगाया है और मना किया है, FIR के आदेश है और कई लोगों पर इस साल FIR हुए हैं हमारे सभी जिलों में और उनको दंड लगाया गया है। तो कभी भी फसल को जलाना नहीं है, जलाइए नहीं, सड़ाइए, और सड़ाएंगे तो खाद बनेगी और खाद बनेगी तो आपकी जमीन को ताकत मिलेगा। 2 बात हो गई। तीसरी बात है कि अपने खेत में दलहन जरूर लगाइए जिसमें 2 दाल होती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। जो खाने वाली हमारी दाल है, इसके अलावा ढैंचा भी एक बहुत ही जबरदस्त दलहन प्रजाति है। ढैंचा लगा देने से, उसको पलट देने से समय पर हमारी खेती में बहुत ताकत आ जाती है। और फसल चक्र अपनाने से, कभी चौमास और पलिहर छोड़ने से, और फसल चक्र की जो परंपरा थी उसको आज हम लोग भूल गए हैं, उससे भी हमारी खेत की धरती माता है, धरती माँ है। माँ इसलिए है, वह देवी है, प्रत्यक्ष देवता है धरती। वह हमको एक अन्न हम डालते हैं और 1000 अन्न देती है, तो और उसके बराबर तो कोई देवता हमें नहीं दिखता। दूसरा कोई देवता दिखता है तो सूरज दिखता है, क्योंकि सूर्य की किरणों के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तो धरती और सूर्य ये 2 महादेवता हैं। इन महान देवताओं के साथ ही 2 और देवता दिखाई देते हैं, हवा और जल। समय पर जल प्रबंधन, वायु प्रबंधन और शुद्ध वायु, ये 4 तत्व ही हमारे जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 4 ये चीजें हैं जिनको हम संतुलित रखें तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य, सारी चीजें काफी बेहतर, हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारा मन भी ठीक रहेगा और हर तरह से ठीक हो सकता है। तो ये हमने फसल चक्र की बात किया। अगली बात यह है कि एक ऐसी तकनीक है कि हम यूरिया को लेके कई बार परेशान होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डाल देंगे तो फायदा होगा, लेकिन ज़्यादा यूरिया डालना वह मिट्टी में सतह बना करके वहाँ स्थिर हो जाता है और उससे हमारे खेत में फायदा के बजाय नुकसान होने लगता है। एक टेक्निक है कि जहाँ हम 10 किलो यूरिया डालते हैं, उस खेत में केवल 1 किलो यूरिया का घोल बना करके और छिड़काव करें तो हमारी फसलों को उससे ज़्यादा फायदा होगा, उससे ज़्यादा उत्पादन होगा। ये बात आप पक्की तौर पे जान लीजिए। इसके लिए हम उन्हीं जिनसे हम बात बताए हैं, जिनकी चर्चा की है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और अगली एक चीज़ है कि हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा जुताई करके हम खेत को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन आज 0 टिल का मतलब होता है कि जुताई 0, बिना जुताई के धान काटा है आपने, 0 टूल के जरिए आप तुरंत उसमें गेहूँ बोइए और वह गेहूँ आपकी जुताई का पैसा बच गया, सिंचाई का पैसा बच गया और फसल सवाया से डेढ़ा निश्चित तौर पर होनी है, क्योंकि उसमें लाइन से सोइंग है और वो जो खरपतवार आपके खेत में पड़ा हुआ है वो खाद हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके को फायदा ही फायदा है।
तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अपनाने से, जिनकी जानकारी नहीं होने से हमारा नुकसान है, और उसको जानते ही हम फायदे की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से दलहन तिलहन की खेती हमारे घरों में जरूर होनी चाहिए। और आज सारे वैज्ञानिक हमको ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। अगर हम अपने घर में गेहूं के बजाय जौ भी पैदा करते हैं तो जौ की कीमत आज गेहूं से ज़्यादा है, वह औषधि बन चुका है, और उसको खाने से हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभ मिलेगा। और उसको उपजाने में पानी भी कम है, लागत भी कम है, आपके लिए फायदेमंद है। तो जौ की खेती करना होगा। मोटे अनाज में मकई है और सावा है, कोदो है, जिसको रागी और मडुआ भी कहते हैं। इन चीज़ों को आज पूरे देश में प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ये मोटे अनाज और धान की वो प्रजातियां, जो लाल धान पहले होता था और मोटा धान है, ये सब चीज़ें हमारे पेट के अंदर जा करके उसका एक व्यायाम, हमारी पाचन तंत्र का व्यायाम करा देती है और हमारे स्वास्थ्य को ज़्यादा बेहतर बना देती है। इनको हमें अपनाने की जरूरत है। आज हमने तिल्ली और तीसी को छोड़ दिया। अगर हर घर में तिल्ली और तीसी का नियमित इस्तेमाल, चाहे चटनी में, चाहे एक मुट्ठी खा करके, चाहे जिस भी रूप में, पहले गुड़ और तिल लोग खाते थे किसी भी मौके पे, कि जिस दिन रहता था कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से फास्ट करते थे, तो उसमें गुड़ और तिल जैसी चीज़ें खाते थे। आज ये चीज़ें हम भूल चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा। और ख़ास तौर से जो हमारी माता बहनें हैं, वो असली किसान हैं, वो समय पर प्रेरित करती हैं किसानों को कि आप आगे बढ़ करके और समय से अपने सारे काम पूरे करिए। तो आज हम इस बात की एक शुरुआत भर कर रहे हैं। आगे हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे कि हमारे किसान भाई अपने खेतों में लाइन सोइंग करें, अपने खेतों में मोटे अनाज उत्पादन करें, जिसकी कीमत हमको अच्छी मिल सकती है, और पपीता की खेती करें, केले की खेती करें, लीक से हट के थोड़ा खेती करें, मशरूम की खेती करें। मशरूम अगर हम पैदा करते हैं, कुछ लोगों के पास खेत नहीं है, तो 1 बिस्वा जमीन में भी, 2 बिस्वा जमीन में भी अच्छा खासा हम मशरूम पैदा करके आमदनी भी कर सकते हैं, और हमारी सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, तमाम बीमारियों से हमें बचाता है। तो हमें ये हरी सब्जियां अपने दरवाजे पर, हर किसान को जिसके पास बिल्कुल जगह नहीं, वो भी नेनुआ, सरपुतिया, लौकी लगा सकता है। उसकी छान पर, उसके छप्पर पर, उसके छत पर चढ़कर, उसके पेड़ पर चढ़ करके ये हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आगे आज तो हम क्रमशः विषयों को केवल छू रहे हैं, टच कर रहे हैं कि हमें अपने घर की सब्जी खाना होगा, हमें अपने घर में पैदा किया हुआ जैविक अनाज खाना होगा, हमें अपने घर में उपजाया हुआ दूध भी खाना होगा, क्योंकि दूध भी आज बाजार में मिलावटी और खतरनाक है, जो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो आज मैं थोड़ी ही चर्चा कर रहा हूं, और अगले एपिसोड में, अगली बात में मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा, और आप लोगों से चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर लगातार सुझाव दें कि आप किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं, किन विषयों पर आप और चाहते हैं कि हम वीडियो आपको बना करके पेश करें। और आज मैं खास तौर से अपने इस आसपास के 2 जिलों के वैज्ञानिकों का नंबर भी आपको दे रहा हूं कि अगर कोई भी जानकारी आपको खेती और किसानी से संबंधित लेनी हो, तो हमारे डॉक्टर सुरेश कन्नौजिया, जो जौनपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, प्रभारी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, आप उनका नंबर नोट कर लीजिए, 99 84 36 95 26। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, 99 84 36 95 26। डॉक्टर सुरेश कन्नौजिया, केबी के जौनपुर। दूसरा डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, केबी के अमहित, 88 10 21 32 73। नरेंद्र रघुवंशी, प्रभारी, केबी के अमहित जौनपुर, 88 10 21 32 73। और आजमगढ़ से डॉक्टर RK सिंह, केबी के आजमगढ़ कोटवा, उनका नंबर है 83 18 99 50 27। एक बार फिर 83 18 99 50 27। इसी तरह से हम आगे आपके साथ बार बार भेंट करेंगे, बात करेंगे, महिला किसानों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, और किसानों को कैसे संगठित होना है, इस विषय पर बात करेंगे। तमाम सारे सवालों का जवाब, चाहे वह घड़रोज की बात हो, चाहे वह जो हमारे छुट्टा पशुओं का मसला है, इन सारे पशुओं का समाधान किसान के हाथ में है। किसान माने किशन, और
जब किसान एकजुट होगा, संगठित होगा, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल तैयार होगा, तो कोई उसके सामने नहीं टिकेगा। वही देश पर राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमला सिंह तरकस जी, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।